नेपाल एक ऐसा देश जो भारत का सबसे करीबी देश है, भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है और भारत का सबसे करीबी दोस्त है, जिसके साथ भारत की खुली सीमाएं हैं, रोटी और बेटी का रिश्ता है, व्यापार है, धार्मिक संबंध है और सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध भी हैं। लेकिन आज उसी नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान उस नेपाल की तरफ चला जाता है। नेपाल से लगातार कर्फ्यू, मारपीट, आगजनी, लोगों की मौत और घायलों की खबरें आ रही हैं। भारत और नेपाल सीमा के ऊपर निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? या नेपाल में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कुछ फैक्ट्स के आधार पर। नेपाल में आखिरकार ये घटना शुरू कैसे हुई? बात है जुलाई 2026 के अंत की। नेपाल का एक तराई एरिया है, खासकर कि सुनसरी और उसके आसपास का एरिया, जहां पर सांप्रदायिक तनाव हिंसा का रूप ले लेता है। और ये सांप्रदायिक तनाव फैलता तब है जब वहां से गुजरने वाले कुछ कांवड़ियों के ऊपर दूसरी कम्युनिटी के लोग हमला बोल देते हैं। उसके अंदर कुछ कांवड़िए घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सांप्रदायिक तनाव एक बड़े लेवल पर फैल जाता है और पूरे नेपाल को अपनी जद में पकड़ लेता है। पूरे नेपाल में हर जगह से मारपीट की खबरें, आगजनी की खबरें, तोड़फोड़ की खबरें, लोगों के घायल होने की खबरें और 4 से 5 लोगों की मौत की खबरें आती हैं। इसके बाद नेपाल प्रशासन को नेपाल के कई कस्बों में कर्फ्यू घोषित करना पड़ता है। नेपाल सरकार अपने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करती है और लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि ये जो हिंसा हुई है इसकी पूरी जांच की जाएगी। नेपाल में घटी हुई इस घटना से भारत के लिए चिंता क्यों पैदा होती है? भारत और नेपाल के बीच 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमाएं हैं। इसलिए भारत कतई नहीं चाहता कि नेपाल में जो इस समय अस्थिर राजनीतिक माहौल है उसका फायदा उठाकर नेपाल से भारत के सीमावर्ती राज्यों में, खासकर कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ अवांछित तत्व या अवांछित गतिविधियां भारत में प्रवेश करें। इसीलिए भारत ने अपने सभी सीमावर्ती राज्यों पर चौकसी बढ़ा दी, वहाँ पर जांच कड़ी कर दी है, पहरे बिठा दिए हैं, क्योंकि भारत कतई नहीं चाहता कि नेपाल में हुई घटनाओं की वजह से ISI, CIA या चाइना की जो गुप्तचर एजेंसी है वहाँ के एजेंट्स हिंदुस्तान में घुसे। क्या नेपाल में सिर्फ हिंसा ही एकमात्र मुद्दा है? तो उसका जवाब है नहीं। नेपाल इस समय हिंसा के अलावा राजनीतिक अस्थिरता, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारण बढ़ता हुआ असंतोष, इसके अलावा सीमा विवाद, इसके अलावा आर्थिक हालातों का असामान्य होना, ये सारे मुद्दे भी हैं। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों में सीमा विवाद बहुत बुरी तरीके से गहरा गया है। जहां एक तरफ नेपाल लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकता है, तो वहीं भारत सरकार इस मुद्दे को बाइलैटरल कम्युनिकेशन से सॉल्व करना चाहती है। क्या इन सब घटनाओं के बाद हम ये कहें कि भारत और नेपाल के रिश्ते बुरी तरीके से खराब हो रहे हैं? तो इसका जवाब भी मेरे हिसाब से ना है, क्योंकि आज भी लोग बाग पर्यटन के लिए नेपाल से भारत आते हैं, भारत से नेपाल जाते हैं। व्यापार दोनों देशों के बीच यथावत चल रहा है, सांस्कृतिक संबंध भी बराबर बने हुए हैं, लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना भी है। इसके अलावा जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो भी दोनों देश बराबरी से निभाते हैं। जैसे कि पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ से कई लोग यहाँ भारत में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो संबंध तो ऐसे खराब नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि समय समय पर बढ़ता हुआ सीमा विवाद और दोनों पक्षों की तरफ से जारी होने वाली राजनीतिक बयानबाजी के कारण माहौल गर्मा जाता है। हालांकि दोनों देशों की सरकारें बातचीत के द्वारा इसका हल निकालने की बात समय समय पर करती रही है कि एक काम करते हैं, आप टेबल के इस तरफ बैठो, हम टेबल के इस तरफ बैठते हैं, दोनों जने बातचीत का मुद्दा बातचीत से ही सुलझाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हम दोनों की ना फितरत में है ना हम चाहते हैं। अब ये जो घटनाएं घटी, इनके पीछे मेन कारण क्या था? क्या आपको नहीं लगता कि भारत में 20 जुलाई को जो घटना घटी उसके तुरंत बाद नेपाल में एक घटना घटती है? क्या इनके बीच में किसी न किसी तरह का कोई संबंध है? ऑब्वियसली संबंध है। अगर हम लोग भारत में होने वाले जो प्रदर्शन हुए कॉकरोच पार्टी के द्वारा, उसको अगर गहराई से देखें, वहाँ पर हमें एक छोटी सी लिंक देखने को मिल जाती है फॉरेन फंडिंग की, क्योंकि बिना किसी फॉरेन फंडिंग के इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ना तो आप कोई जाने पहचाने राजनेता थे, ना हैं, ना लोग आपको कभी जानेंगे। उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म होता है और प्रोटेस्ट के जो 3 खास चेहरे थे वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। वो बात अलग है
कि आज भी झारखंड में सेम मुद्दे को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए कोई कॉकरोच जनता पार्टी ना बोली, ना कोई विपक्ष बोला। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह हिंदुस्तान में विजिट करने वाले थे। क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की हिंदुस्तान विजिट को रोकना मेन उद्देश्य था, या नेपाल और भारत के सामान्य होते रिश्तों को खराब करना इसका उद्देश्य था? क्योंकि जब नेपाल में ये सारी हिंसात्मक घटनाएं घटी तो उस समय वहाँ पर ISI और CIA के कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने इन सारी घटनाओं का दोष भारत के ऊपर मढ़ दिया। वो बात अलग है कि भारत का इन सारी घटनाओं से कोई लेने देना है भी नहीं। इसके अलावा भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश की जा रही है, आपको ऐसा नहीं लगता? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश तैयार हो रहा है, तीसरी तरफ नेपाल को अस्थिर किया जा रहा है, चौथी तरफ आपका श्रीलंका, हर जगह से हमको घेरने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है जो नेपाल में घटी, इसके पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकत अवश्य है। आने वाले समय में हमें ये तार भी मिल जाएंगी कि ये जो घटना घटी ये सुनियोजित थी या अकस्मात। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बोलता है ये सारी की सारी घटनाएं पूर्व नियोजित थी, यानी कि प्री प्लान। इन्हें पूरी की पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया ताकि क्षेत्र में अशांति फैली रहे, दक्षिण एशिया अनस्टेबल रहे। एक तरफ रशिया यूक्रेन ऑलरेडी वॉर में बिजी है, ताइवान चाइना के साथ उलझा हुआ है, इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते तो आपको मालूम ही है, इराक अमेरिका और इजराइल की लड़ाई चली रही है। तो इस पूरे के पूरे जोन को अनस्टेबलाइज करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें हैं जो यहाँ पर अपना काम चुपचाप से कर रही हैं। रही बात भारत की कि इन सारी घटनाओं से भारत का क्या संबंध है, तो आपको बताता चलूँ कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन जाता है, बन क्या जाता है, बन ही गया है ना। अब अगर भारत एकदम से उभरता है और अपने आप को वर्ल्ड पावर के तौर पे अगर वो शो कर देता है कि मैं वर्ल्ड पावर के लायक हूँ, तो कुछ बड़े बड़े देश जैसे कि USA हुआ या और कोई बहुत सारी कंट्रीज हुई, उनको इस चीज़ से आपत्ति है। ठीक है, तो ये सारी की सारी घटनाएं अपने आप घटने वाली घटनाएं नहीं थी कि रातों रात अचानक से कुछ कावड़िए गुजरे, दूसरे लोगों ने पत्थर मार दिया। क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के लोग तो काफ़ी साल पहले से नेपाल में रह रहे हैं। आज तक तो नेपाल में ऐसा कभी कम्युनल राइट होने का हमें कोई प्रमाण मिला नहीं। नेपाल में कई एरिया ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्शन देखने को आज तक नहीं मिला है। तो अचानक से ही ऐसा क्यों हुआ कि कुछ कावड़िए गुजरते हैं और मुस्लिम क्षेत्र वाले रहने वाले लोग पत्थरबाजी कर देते हैं? ये चीज़ वहाँ की नहीं है, ये चीज़ कहीं और लिंकअप कर रही है। समझ रहे हैं ना आप मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? हमारे पड़ोसी देश की। तो आज की इस वीडियो में तो हम इतना ही कहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध जल्द से जल्द सामान्य हो और दोनों देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। आने वाले समय में हमें देखना है कि भारत को किन किन षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हालात अभी दिख रहे हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि भारत के खिलाफ एक नहीं कई सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई सारे षड्यंत्र। उसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चारों तरफ से घिरने की तैयारी की जा रही है। समय रहते भारत सरकार भी एक्शन ले रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसीज काम नहीं कर रही या हमारी सरकारें काम नहीं कर रही, ये सारी की सारी चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन हमें उलझा दिया जाता है जैन जी प्रोटेस्ट में, कॉकरोच प्रोटेस्ट में, ताकि पूरी की पूरी सरकार का ध्यान यहाँ लग जाए। इसी बीच के अंदर जो देश का नुकसान करने वाले तत्व है वो देश में एंट्री कर सके या जो प्लान बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबा के जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।